हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य ISPCS में। और जैसे कि दोस्तों हम बजट को डिस्कस कर रहे हैं और पार्ट 1 में आपको मैंने बताया कि बजट क्या होता है और बजट किसके द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, संवैधानिक प्रावधान क्या है बजट के संदर्भ में। और मैंने आपको बताया कि बजट से संबंधित जो मुख्य तथ्य थे उन्हें बताया कि राजकोषीय घाटा कितना होता है और टैक्स स्लैब के बारे में बताया। और ये अब अपना जो वीडियो है दोस्तों वो बजट का पार्ट 2 को पढ़ेंगे हम इसमें बजट का जो पार्ट 2 है उसे कंप्लीट करेंगे। और मैंने आपको बताया कि हम बिल्कुल मतलब सिंपल लैंग्वेज में बजट को डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, आम व्यक्ति भी बजट को समझ सके। और इसमें आपके पास जब सेकंड मैं पार्ट की बात कर रहा हूं तो जैसा कि आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार का इस समय आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक मतलब पूरा प्रोग्राम चला था, उसी को ध्यान, क्योंकि आज़ादी के इस बार 75 वर्ष पूरे हुए हैं तो उसी को अमृत महोत्सव के नाम से या अमृत आपके पास महोत्सव के नाम से अलग अलग आज़ादी के कार्यक्रम किए गए थे। पूरा प्रोग्राम वो पूरे साल चला था। उसी को ध्यान में रखते हुए बजट में भी केंद्र सरकार ने आपके पास अमृत काल वर्ड का यूज किया गया है कि अमृत काल के लक्ष्य है, ठीक है नहीं। तो बजट में अमृत काल वर्ड यूज किया गया है और अमृत काल के लक्ष्य बताए गए हैं। क्या क्या लक्ष्य बताए गए हैं? एक लक्ष्य ये बताया गया है कि आर्थिक, वो अमृत काल के अंतर्गत क्या काम करेंगे, आर्थिक समृद्धि और समन्वित विकास पर, यानी कि आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। उसके बाद आपके पास एनर्जी ट्रांजिशन एवं क्लाइमेट एक्शन में टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब ग्रीन एनर्जी बनाने में जो आपके पास जैसे सोलर ऊर्जा है आपके पास या विंड एनर्जी है, इस टाइप की एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, और या फिर आपके पास क्लाइमेट एक्शन यानी कि क्लाइमेट के संदर्भ में आपके पास क्लाइमेट से जलवायु परिवर्तन की जो भी आपके पास इंटेंसिटी है उसे कम करने में सरकार टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगी। और इसका जो तीसरा लक्ष्य है कि सार्वजनिक निवेश के साथ साथ प्राइवेट निवेश को बढ़ाना, यानी कि सरकार का इस बात पर ध्यान है कि सार्वजनिक निवेश के साथ साथ प्राइवेट निवेश को फोकस किया जाए, प्राइवेट निवेश पे भी फोकस किया जाए, सरकार का ध्यान इस बात पर है, ठीक है नहीं। तो आपके पास अमृत काल के अंतर्गत सरकार ये 3 लक्ष्य लेकर चल रही है। पहला आपके पास आर्थिक समृद्धि को आपके पास बढ़ाएंगे या समन्वित विकास पर फोकस करेंगे, और दूसरा आपके पास जो क्लाइमेट चेंज है, आपके पास क्लाइमेट इंटेंसिटी, जो क्लाइमेट जलवायु जो परिवर्तन की इंटेंसिटी है, या फिर एनर्जी ट्रांजिशन के संदर्भ में आपके पास सरकार टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगी, या फिर सार्वजनिक निवेश यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो है प्राइवेट निवेश पर भी सरकार ध्यान देगी, ठीक है। तो उसके बाद हम अमृत काल का क्रियान्वयन देखेंगे। अमृत काल के क्रियान्वयन में कि सरकार कौन कौन से प्रोग्राम चलाकर या सरकार किस टाइप से ये जो उसका अमृत काल के लक्ष्य हैं उन्हें क्रियान्वित करने की कोशिश करेगी। तो उसमें आपके पास अमृत काल का जो आपके पास क्रियान्वयन है तो उसमें पहला PM गति शक्ति, सरकार एक प्रोग्राम लेकर आई है PM गति शक्ति। PM गति शक्ति के अंतर्गत क्या होगा, अवसंरचना के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे PM गति शक्ति के अंतर्गत। और उसी में आपके पास दूसरा सरकार का जो अमृत काल का क्रियान्वयन सरकार करेगी वो करेगी समन्वित विकास को बढ़ावा देकर, यानी जो भी आपके पास इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, समन्वित विकास है, हर क्षेत्र का विकास। समन्वित विकास का मतलब होता है अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के विकास की बात की जा रही होती है। तो समन्वित विकास को बढ़ावा देना ये सरकार करेगी। तीसरा सरकार करेगी उत्पादकता और निवेश को बढ़ाना, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट 2 महत्वपूर्ण टूल होते हैं और सरकार ये काम करेगी कि प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का काम करेगी। और उसके बाद जैसे रूरल डेवलपमेंट के लिए या अन्य किसी आपके पास एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकार निवेश को फाइनेंस करेगी, यानी कि जो व्यक्ति आपके पास रूरल डेवलपमेंट में स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो सरकार क्या काम करेगी, उसे निवेश को फाइनेंस करने की कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें निवेश करें, सरकार उनके निवेश की गारंटी लेगी, ठीक है नहीं। तो ये सरकार काम करेगी, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या काम करेंगे, अमृत काल का क्रियान्वयन सरकार इन 4 टूल्स के माध्यम से करेगी। PM गति शक्ति इनिशिएटिव के माध्यम से, समन्वय विकास को बढ़ावा देकर, और उत्पादकता और निवेश को बढ़ावा देकर, और निवेश को फाइनेंस करके। तो अब हम इसमें जो अमृत काल का क्रियान्वयन है तो उसमें पहला जो टूल है कि PM गति शक्ति जो इनिशिएटिव है
ठीक है नहीं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम समन्वित विकास को पढ़ेंगे, फिर उत्पादकता और निवेश को बढ़ाना सरकार का जो टूल है उसे पढ़ेंगे। तो क्रम से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो पहला अपना है पीएम गति शक्ति। तो पीएम गति शक्ति में सरकार अवसंरचना पर मतलब अवसंरचना के विकास के लिए फोकस कर रही है सरकार। और अवसंरचना के विकास के लिए सरकार ने आपके पास ये 7 आपके पास इंजन कह सकते हो या 7 क्षेत्र चुने हैं सरकार ने अवसंरचना के विकास के लिए। अवसंरचना का विकास ये होता है कि रेलवे का विकास करना, ठीक है नहीं, आपके पास रोड के विकास, रेलवे का विकास, एयरपोर्ट का विकास, पोर्ट यानी कि जो आपके पास समुद्र के आसपास जो पोर्ट होते हैं उनका विकास, ट्रांसपोर्ट का विकास, वाटरवे का विकास यानी कि आपके पास नदियों में जो रास्ते हैं आपके पास जिनसे काफ़ी व्यापार होता है, और एक लॉजिस्टिक अवसंरचना। लॉजिस्टिक अवसंरचना वो होती है जहाँ पर यानी कि ट्रांसपोर्ट से संबंधित हर प्रकार की, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से संबंधित हर प्रकार की सुविधा उस स्थान पर दी जा रही होती है, उसे लॉजिस्टिक पार्क बोला जाता है या लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। तो पीएम गति शक्ति के अंतर्गत सरकार अवसंरचना का विकास करेगी और उस अवसंरचना के विकास के अंतर्गत ये 7 क्षेत्र सरकार ने चुने हैं। जैसे पहला रोड है आपके पास, दूसरा रेलवे है, तीसरा एयरपोर्ट है, चौथा पोर्ट और ट्रांसपोर्ट, वाटरवे और लॉजिस्टिक अवसंरचना। अब सरकार का क्या उद्देश्य है? सरकार का जो उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य ये है कि इन सारे क्षेत्रों के विकास को, एक सरकार ने इनिशिएटिव चलाया था अवसंरचना क्षेत्र के विकास के लिए, नेशनल अवसंरचना पाइपलाइन, ठीक है नहीं, ये सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाया था और उसके माध्यम से सरकार जो है विभिन्न आपके पास क्षेत्र में अवसंरचना का विकास को बढ़ावा दे रही थी। तो सरकार का अब ये उद्देश्य है या सरकार की ये मंशा है कि इन 7 इंजन, ये जो पीएम गति शक्ति के 7 इंजन है, इसे नेशनल अवसंरचना पाइपलाइन से जोड़ा जाए। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से इसे ऐड करने की कोशिश सरकार करेगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए। अब इसमें क्या होगा, सरकार रोडों में क्या काम करेगी? सरकार ने ये आपके पास निर्धारित किया है कि 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। सरकार ने यह कहा कि इस पीएम गति शक्ति के अंतर्गत रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में 2022 और 23 में नेशनल हाईवे यानी कि 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे, ठीक है नहीं। और उसके लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए को एलोकेट किया है। सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में रखी है, ठीक है नहीं, 25,000 नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए। उसके बाद 4 लोकेशन पर सरकार 4 लोकेशन पर मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। आपके पास सरकार 4 जगह पर मल्टी लॉजिस्टिक पार्क, तो मल्टी लॉजिस्टिक पार्क वो होते हैं जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित हर प्रकार की सुविधा रहती है। वहीं पे आपको मतलब ट्रांसपोर्ट की भी मिलेगी सुविधा, वहां आपको रेलवे का भी मतलब सुविधा मिलेगी, और ये अगर आप समुद्र के माध्यम से या नदी के माध्यम से व्यापार करना चाहते हैं वो सारी सुविधा वहां मिलेंगी। तो लॉजिस्टिक पार्क 4 स्थानों पर सरकार डेवलप करने की कोशिश कर रही है और ये जो पार्क हैं वो पीपीटी मोड पर आधारित होंगे और 2022-23 में 4 ये पार्क बनाने की सरकार की योजना है। अब पीपीटी मोड क्या होता है? पीपीटी मोड का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि आपके पास जो सरकारी क्षेत्र है या सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र मिलकर जहां काम करता है उसे पीपीटी मॉडल बोला जाता है। तो ये जो लॉजिस्टिक पार्क सरकार बना रही है वो पीपीटी मॉडल पर बना रही है, ठीक है नहीं। उसके बाद रेलवे में क्या किया जा रहा है भाई? तो रेलवे में आपके पास 2000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क सरकार का इनिशिएटिव था कवच इनिशिएटिव। सरकार उसके तहत 2000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क बिछाएगी और उसके बाद जो रेलवे नेटवर्क होगा उसमें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी होगी, ठीक है नहीं, मतलब वो रेलवे नेटवर्क इतना मजबूत होगा यानी कि विश्व स्तर का। और उसके बाद सरकार ने एक 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्कीम चलाई है सरकार ने। क्यों चलाई है आपके पास? क्योंकि लोकल बिजनेस को और सप्लाई चेन को हेल्प देने के लिए, यानी कि सरकार ने जैसे एक उत्तर प्रदेश में स्कीम चली थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसी की तर्ज पर सरकार ने 1 स्टेशन 1 प्रोजेक्ट करके इनिशिएटिव लिया है जिसका मकसद लोकल लेवल पर बिजनेस को और कैपेसिटी को या सप्लाई को बूस्ट देना, ठीक है नहीं। उसके बाद एक रेलवे में सरकार ने 400 वंदे भारत न्यू आपके पास जनरेशन, यानी कि जो वंदे भारत ट्रेन चलती है तो अब न्यू जनरेशन की 400 वंदे भारत ट्रेनों का मैन्युफैक्चर किया जाएगा और अब अगले 3 साल में, ठीक है नहीं, ये आपके पास तो 400 वंदे भारत
ट्रेनों का आपके पास उनका निर्माण किया जाएगा या उन्हें आपके पास मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और मल्टी लॉजिस्टिक पार्क यानी कि 100 PM गति शक्ति टर्मिनल, यानी कि मल्टी लॉजिस्टिक पार्क में आपके पास 100 PM गति शक्ति टर्मिनल स्थापित की जाएंगे, जिससे निर्यात को बूस्ट मिले। यानी कोशिश ये करी जा रही है सरकार के द्वारा, जितने भी अर्थव्यवस्था के आपके पास क्षेत्रक हैं उन सब क्षेत्रों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ठीक है नहीं। यानी कि मल्टी लॉजिस्टिक पार्क में 100 PM गति शक्ति टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। यानी कि आपके पास व्यापार को बिल्कुल सरकार जो है सुविधाजनक बना रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर लौटेगी, ठीक है नहीं। इसी क्रम में हम देखेंगे कि पर्वतमाला, ठीक है ना, इसी क्रम में पर्वतमाला प्रोग्राम में हम देखेंगे कि पर्वतमाला प्रोग्राम में सरकार एक पर्वतमाला प्रोग्राम लेकर आई है। और पर्वतमाला प्रोग्राम में क्या होता है, जैसे सागरमाला प्रोग्राम आया था तो उसमें समुद्र के जो आसपास पोर्ट हैं इन सबको और जो आपके पास हाईवेज हैं उन्हें इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई थी, उन्हें एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की गई थी सागरमाला में, ठीक है नहीं। समुद्र के आसपास के जो पोर्ट हैं उन्हें डेवलपमेंट के लिए वो प्रोग्राम लाया था। लेकिन इस बार पर्वतमाला प्रोग्राम लाया गया है। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि पीपीटी मोड पर नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये पर्वतमाला प्रोग्राम जो है एक प्रकार से रोपवे क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि एक पर्वत से या एक हिल स्टेशन से दूसरे हिल स्टेशन को जाने के लिए आपको आपने देखा होगा तार पे उसके माध्यम से जाते हैं, ठीक है नहीं। एक रोपवे होता है या इस टाइप की व्यवस्था होती है और एक तार के माध्यम से एक हिल स्टेशन से दूसरे हिल स्टेशन को जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे टूरिज्म भी बढ़ता है और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है। तो सरकार पीपीटी मोड पर नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करेगी। मतलब किस प्रोग्राम के अंतर्गत, पर्वतमाला प्रोग्राम के अंतर्गत। और 2022-23 में सरकार 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट पर काम करेगी, ठीक है नहीं। 2022-23 में सरकार 8 रोपवे प्रोजेक्ट पर काम करेगी 60 किलोमीटर लंबे, जिसका मतलब क्या रहेगा, टूरिज्म को बढ़ावा देना और जो एक हिल स्टेशन से दूसरे हिल स्टेशन पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं उन्हें बढ़ावा देना, ठीक है नहीं। तो ये एक नया प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया है, पर्वतमाला प्रोग्राम। और एक ये PM गति शक्ति प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत अवसंरचना को बढ़ावा देने का सरकार काम करेगी। एक उसमें अब हम देखो अमृतकाल का जो क्रियान्वयन है उसमें जो सेकंड है आपका समन्वित विकास को बढ़ावा देना। तो अब हम इसमें समन्वित विकास को बढ़ावा देने की को पढ़ेंगे। समन्वित विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का जो अपना एक क्रियान्वयन का टूल्स था उसे पढ़ेंगे। तो देखो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में पहला हम पढ़ेंगे कृषि, ठीक है नहीं। तो कृषि में आपके पास क्या है कि सरकार ने 1.63 करोड़ किसानों को, यानी कि आपके पास 1.63 करोड़ किसानों को सीधा 2.37 लाख करोड़ रुपए सीधा DBT के माध्यम से सरकार उनके अकाउंट में पहुंचाएगी। यानी कि जैसे किसानों को 2000 रुपए की किस्त दी जाती है, ठीक है नहीं, उसी माध्यम से सरकार 2.37 लाख करोड़ सीधा किसानों के खातों में पहुंचाएगी, ठीक है नहीं। उसके बाद सरकार ने क्या काम किया है, सरकार ने गंगा जो नदी है उसके किनारे 5 किलोमीटर का जो एरिया है, गंगा के आसपास के जो गाँव हैं 5 किलोमीटर का जो एरिया है, तो सरकार उस एरिया में मतलब केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना चाहती है। सरकार गंगा के आसपास के 5 किलोमीटर एरिया में केमिकल नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, केमिकल फ्री यानी कि बिना रसायन के जो प्राकृतिक खेती होती है उसे, यानी ऑर्गेनिक खेती एक प्रकार से उसे प्रमोट करने की जो है सरकार कोशिश करेगी। और फिर एग्रीकल्चर में जो भी स्टार्टअप और या रूरल एंटरप्राइजेज हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी स्टार्टअप है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या कोई अन्य छोटा उद्यम है, नाबार्ड एक सरकार की एजेंसी है, नाबार्ड जो रूरल डेवलपमेंट का काम करती है, जो आपके पास ग्रामीण स्तर पर जो है विभिन्न स्टार्टअप को या विभिन्न छोटे छोटे MSME को वो ऋण देने का काम करती है बैंकों के माध्यम से। तो नाबार्ड जो है ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर से संबंधित जो स्टार्टअप हैं या एंटरप्राइजेज हैं उन्हें फंड की व्यवस्था करेगी। और फसलों की देखरेख के लिए सरकार ड्रोन को बढ़ावा देना चाह रही है। फसलों की देखरेख के लिए सरकार ड्रोन को बढ़ावा देना चाह रही है। सरकार ये चाह रही है कि ड्रोन के माध्यम से फसलों की देखरेख आपके पास
पास, ठीक है नहीं, ड्रोन के माध्यम से सरकार फसलों की देखरेख, किसान फसलों की सही से देखरेख कर सकते हैं, ठीक है नहीं, ये सरकार चाह रही है। और सरकार भूमि का डिजिटलीकरण, यानी कि भूमि रिकॉर्ड जो हैं, यानी कि अभी तक क्या होता था, जाते थे तहसील में और भूमि से संबंधित कागजी पेपर निकालते थे, लेकिन अब नहीं, सीधा सब कुछ ऑनलाइन आपके पास, ठीक है नहीं, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड। तो सरकार भूमि के जितने भी रिकॉर्ड थे उनका डिजिटलीकरण करने की ओर अग्रसर है। तो वहीं अच्छी पैदावार के लिए फसलों में कीटनाशक का छिड़काव या पोषक तत्वों पर ध्यान दे रही है सरकार, यानी कि उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए। तो अच्छी कृषि के लिए किसानों की फसल का उत्पादन बढ़ाना है, उसके लिए अच्छे कीटनाशक चाहिए और उसके लिए अच्छे पोषक तत्वों को सरकार प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी, ताकि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, जो काफ़ी जनसंख्या इस समय ग्रामीण क्षेत्र में 50% से ज़्यादा जनसंख्या जो कृषि पर आधारित है, तो सरकार उसके वेलफेयर के लिए काम करने की कोशिश कर रही है। और सरकार चाह रही है कि किसान उठेगा तो अर्थव्यवस्था उठेगी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने ये पढ़ा, और अगले जो पार्ट 3 वीडियो आएगा तो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो समन्वित विकास के अंतर्गत जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब टॉपिक पे हम अपने पढ़ाई को करेंगे कि इन सब टॉपिक में बजट में इनके लिए क्या क्या प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपके पास नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो पार्ट नंबर अपना 3 होगा। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम पूरे बजट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपका देखने के लिए।